बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान और भारत से जुड़ी 3 बड़ी खबरें हैं और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी भी है एक पाकिस्तान की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरा, भारत के लिए एक मुश्किल पैदा हो गई है इंटरनली, और वो फ्रांस की तरफ से ज़्यादा उनके लिए मसला ख़राब हुआ है। वो क्या है, इस पर बात करते हैं। लेकिन पहले इमरान खान साहब का एक ट्वीट है जो उन्होंने अभी किया है, उस ट्वीट से बातचीत का आगाज़ होगा। I instructed my team to brief nation on findings of Johor Town Lahore blast investigation today. I appreciate the diligence and speed of Punjab Police Counter-Terrorism Department in unearthing the evidence and commend the excellent coordination of all our civil and military intelligence agencies. इसके अलावा एक और स्टेटमेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, दिस कोऑर्डिनेशन लेड टू आइडेंटिफाई the terrorists and their international linkages, again planning and financing of this heinous terror attack has linked to Indian sponsorship of terrorism against Pakistan. Global community must mobilize international institutions against this rogue behavior. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और माली मावनत की गई है। आलमी बरादरी भारत के इस रवैये के खिलाफ इदारों को मुतहर्रिक करे। जोहर टाउन धमाके पर अपनी टीम को तहकीकात के बारे में कौम को आगाह करने का कहा है। पंजाब पुलिस के CTD विंग, उनकी कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। सिविल और मिलिट्री इदारों की कारकर्दगी को भी मैं सराहता हूँ। इदारों के बामी ताउन से दहशतगर्दों की शनाख्त और बैरून मुल्क उनकी जड़ों तक पहुंचना मुमकिन हुआ। ये तो इमरान खान साहब ने क्लियर किया, और इसके अंदर असल खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल कैटेगोरिकली और क्लियरली कहा है। अब ये कोई इदारा नहीं कह रहा, कोई पुलिस वाला नहीं कह रहा, कोई अंदाजे नहीं है। वज़ीर आज़म ने अपना टाइम लिया, सारी इंक्वायरी होने दी। जब शवाहिद देखे तो फिर उसकी रोशनी में उन्होंने कहा कि ये जो बम धमाका हुआ है लाहौर में, और कार को ला के बहुत बड़ी मिकदार में बम को फाड़ा गया और जोहर टाउन में अटैक किया गया, ये हमले के पीछे भारत मुलव्विस है। अब इसके सबूत मिल चुके हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी टीम को कहा कि बताओ सबको, कौम को भी बताएं, और बैनुल अक़वामी सतह पे भी इस मामले को अब उठाया जाएगा। ये कैसे हुआ, यानी इतनी जल्दी तो कोई भी नतीजा नहीं निकलता था, इतनी तेज़ी से काम नहीं होता था। इस मरतबा तेज़ी से काम जो हुआ है उसके पीछे एक एक्टिविटी है, उसके पीछे एक कहानी है। ये मैं आपके सामने डेली टाइम्स की खबर रख देता हूँ, और ये तमाम अखबारात में छपी थी, लेकिन मेरे सामने ये पेज आया तो यहाँ से आप देख लें। इमरान खान चेयर स्पेशल मीटिंग ऑन इंटेलिजेंस कोऑपरेशन एट ISI सेक्रेटेरिएट। ये खबर है जी 23 जून 2021 को छपी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो ऑफिस है उसका भी एक ट्विटर अकाउंट है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पाकिस्तान। अब वहाँ इमरान खान साहब का ऑफिस जो है वो ये अनाउंस कर रहा है, स्पेशल मीटिंग ऑफ recently established National Intelligence Coordination Committee was chaired by Prime Minister Imran Khan at Inter-Services Intelligence Secretariat ISI इस्लामाबाद। इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनवाई है अपनी सदारत में, और उसके इजलास की क़यादत की है नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी। पाकिस्तान में पहले ये होता था कि कोई वाक़या हुआ तो ISI अपना काम कर रही, MI अपना काम कर रही, FIA अपना काम कर रही है, SIU अपना काम कर रही है, CTD अपना काम कर रही है, पंजाब पुलिस अपनी टक्कर मार रही है। तो सारे अपने अपने तौर पे कोशिश कर रहे होते थे। इनकी कोशिशों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती थी, इनकी कोशिशों के अंदर कोई रब्त नहीं होता था, कोई ऐसी कमेटी नहीं थी जो सबकी इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठी करे। यानी किसी को तफ्तीश का एक सिरा मिलता था, दूसरा, तीसरा, कोई एक ऐसा ग्रुप या कोई ऐसी जॉइंट सिचुएशन नहीं बनती थी जहां पे ये सारे बैठकर अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करें और किसी नतीजे तक पहुंचे। तो 23 जून 2021 को, यानी आज से चंद दिन पहले, पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया। इमरान खान साहब ने इस चीज़ को महसूस किया कि पाकिस्तान के अंदर जो तमाम इंटेलिजेंस, सिविल और मिलिट्री इदारे हैं, उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन की कमेटी होनी चाहिए। उस कमेटी को ISI के चीफ जो हैं वो उसको लीड करते हैं। लेकिन ये जो कमेटी हो, इस कमेटी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाए, क्योंकि दुश्मन हमारा जो है वो अटैक करता है बार बार, तो हमें ज़्यादा मजबूत
और ज़्यादा जुड़ा हुआ होना पड़ेगा उनका मुकाबला करने के लिए। लिहाजा ये तरीकाकार अपनाया गया और ये इसका फ़ायदा हुआ कि 4 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान ने तमाम ताने बाने मिला दिए, तमाम इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली और तमाम अहम लोग इससे जुड़े गिरफ्तार कर लिए। अब इन गिरफ्तारियों के बाद जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं मोहित यूसुफ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि लाहौर बम धमाके का मास्टरमाइंड भारतीय शहरी और ताल्लुक उसका रॉ के साथ है। लाहौर में गुज़िश्ता माह होने वाले धमाके के ताने बाने पाकिस्तान के अंदर भारत की जानिब से होने वाली दहशतगर्दी से जुड़ते हैं और मास्टरमाइंड का ताल्लुक भारत और रॉ से है। मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ ने इस्लामाबाद में ये इंफॉर्मेशन दी। उनके साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात और IG पंजाब इनाम गनी मौजूद थे। IG पंजाब ने इस वाक़े के बाद वज़ीर आला पंजाब के साथ भी पहले बात की थी बैठ के, तो तब भी उन्होंने ये कहा था कि सबूत ऐसे मिले हैं कि गैर मुल्की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इसमें मुलव्विस है। लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं किसी इबहाम के बगैर वसूख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस सारे हमले के ताने बाने भारत की पाकिस्तान के खिलाफ स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी से जुड़ते हैं। ये मोहित यूसुफ साहब ने कहा। उनके फ़ोन, उनके रिकॉर्ड और दीगर जो आलात मिले हैं उनका फॉरेंसिक तज्जिया किया गया है। मरकज़ी मास्टरमाइंड और उसकी मदद करने वाले तमाम लोगों का ताल्लुक भारत से जुड़ता है और इसके सबूत अब पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। जो मास्टरमाइंड है इसका ताल्लुक हमें बिल्कुल वाज़े तौर पर मालूम है, वो भारत का शहरी है, भारत में रहता है और रॉ से इसका बिल्कुल वाज़े तौर पे जो भारतीय रॉ इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके साथ उसका वाज़े तौर पे एक ताल्लुक है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने तफसीलात बताते हुए कुछ शनाख्तें, कुछ नाम उन्होंने कहा जी हमारे पास मौजूद हैं और इन तमाम चीज़ों की निशानदेही हो चुकी है कि भारत ही पाकिस्तान पर इस मरतबा ये हमला करवा रहा था और ये पहली दफ़ा नहीं है, वो पहले भी ऐसा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा शक यकीन में बदलने के लिए कुछ और एक्टिविटीज़ भी हुई हैं। मिसाल के तौर पर जिस दिन ये हमला हुआ उस दिन हमारे तफ्तीशी ढांचे पर, यानी हमारा जो जितना भी सिस्टम है पाकिस्तान का इंटेलिजेंस का, उसके ऊपर हज़ारों की तादाद में मुनज़्ज़म यानी बड़ी प्लानिंग के साथ साइबर हमले हुए ताकि उनकी जो तफ्तीश है वो मुतासिर हो। यानी जितने ज़्यादा साइबर हमले हो रहे थे, जितना ज़्यादा उनके ऊपर अटैक हो रहा था, जितना ज़्यादा उनको हैक किया जा रहा था, उसका रीज़न ये था कि पाकिस्तान की तफ्तीश सुस्त हो जाए और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए शवाहिद गुम कर दिए जाएँ, ख़त्म कर दिए जाएँ। लेकिन पाकिस्तान ने क्योंकि इसकी सिक्योरिटी का एक निज़ाम बनाया हुआ है और हाइब्रिड वॉर में या साइबर क्राइम से निपटना भी पाकिस्तान जानता है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इसके लिए काम करती रहती है, लिहाजा भारत ने बड़ी कोशिश की नकब लगाने की, वो कामयाब नहीं हुआ। हज़ारों हमले चंद घंटों के अंदर हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत को कामयाबी नहीं मिली और पाकिस्तान अपने हदफ तक पहुंच गया। ना सिर्फ सारे बंदे गिरफ्तार किए, सारे सबूत इकट्ठे किए, बल्कि हर चीज़ की निशानदेही हो चुकी है और इतना सॉलिड एविडेंस है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद इसकी अनाउंसमेंट की है। ये तो होगी जी पहली खबर। दूसरी खबर जो है वो मोदी के लिए एक बहुत बुरी खबर है और वो बुरी खबर इसलिए है कि भारत और फ्रांस के दरमियान एक रफाल के या राफेल कहते हैं बाज़ लोग, जंगी तैयारों का जो सौदा हुआ था उसमें एक बदनवानी रिपोर्ट हो रही थी कि इसमें 2 नंबरी की गई है, ये महंगे तैयारे खरीदे गए हैं, इसमें रिश्वत ली गई है। फ्रांस में एक जज का तकर्रुर कर दिया गया है कि वो इस सारे मामले की फ्रांस में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब इसका दबाव बराह रास्त आ रहा है भारत में। भारत में जो कांग्रेस पार्टी है अपोजिशन, उनका ये कहना है कि यहाँ एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जो इंक्वायरी करे इस सारे मसले की कि इतने महंगे तैयारे और 2 नंबर तरीके से क्यों खरीदे गए हैं। मिसाल के तौर पे भारत और फ्रांस के दरमियान 36 तैयारों की खरीदारी का मुआहदा हुआ है। ये 2016 में हुआ था। 59,000 करोड़ यानी 9.3 अरब डॉलर हैं। ये बहुत बड़ी रकम है, इसका ये मुआहदा है और कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी ने इसमें बहुत बड़े पैमाने पर बददयांती की है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी ऐसी चीज़ें आती रही हैं। यानी यहाँ तक कहा गया कि जो दसाल्ट एविएशन है उसने भारतीय उन तमाम लोगों को रिश्वत दी है जिन्होंने ये सौदा करवाया है। दसाल्ट एविएशन वो कंपनी है जिसने रफाल तैयारे बनाए हैं फ्रांस में। फ्रांस चाहता था भारत इनको खरीदे बहुत बड़ी तादाद में, तो 3 दर्जन का सौदा हुआ। जिन लोगों ने सौदे में मदद की, सिविल और मिलिट्री लोगों ने, उनको कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिश्वत दी गई है दसाल्ट एविएशन की जानिब से। अब इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी फ्रांस में हो रही है।
भारत में यह मुतालबा किया गया है कांग्रेस की जानिब से कि इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए पार्लियामेंट की, यानी पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई जाए, क्योंकि पार्लियामेंट की कमेटी जो है उसके बाद ये इख्तियार होगा कि वो वजीर आजम को भी बुलाए और बुला के उससे पूछगछ करे। पार्लियामेंट की कमेटी तमाम रिकॉर्ड देख सकती है, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी इतने इख्तियारात नहीं हैं कि वो पूरे रिकॉर्ड तक रसाई हासिल करे या वजीर आजम को बुला के ग्रिल करे, उसको पूछे। ये सारा काम जो है पार्लियामेंट की एक कमेटी कर सकती है जिसमें तमाम जमातों के लोग हों और वो ढूंढें कि इसमें कहाँ करप्शन हुई है। अब वो पार्लियामानी कमेटी का मुतालबा कर रहे हैं जिससे मोदी सरकार भाग रही है। जो खबर आई है वो ये है कि जो मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था, पहले जो माजी में हुआ था, उसके मुताबिक एक तैयारे की कीमत 526 करोड़ रुपए थी। यानी पहले इसको जो खरीदा जा रहा था 526 करोड़ में एक तैयारा खरीदा जा रहा था, लेकिन मोदी हुकूमत ने एक तैयारा 1670 करोड़ रुपए में खरीदा, यानी 3 गुना से भी ज्यादा पैसों में। कहां 526 करोड़ और कहां 1670 करोड़। तो ये इतना महंगा तैयारा मोदी हुकूमत ने खरीदा। और क्योंकि पाकिस्तान के साथ जंग का माहौल बना रहे थे, चाइना के साथ जंग का माहौल बना रहे थे, तो ये सौदा ज़रा आसान हो गया लोगों को ब्लैकमेल करना कि रफाल आएंगे तो ये कर देंगे, वो आएंगे तो ये कर देंगे, और ये आ गए हैं आपके पास, कर लें आपने जो करना है। ऐसे थोड़ी होता है। अब जो राहुल गांधी हैं उन्होंने एक हैशटैग दिया है ट्विटर पे राफेल स्कैम के नाम से, और उस पर इशारतन उन्होंने लिखा कि चोर की दाढ़ी। ये वो नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि चोर की दाढ़ी। वैसे तो मिसाल पूरी है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि मोदी इसकी इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दे रहे। इसका एक और पहलू भी है। आप जानते होंगे अमीर तरीन आदमी है भारत का, उसका नाम है मुकेश अंबानी, रिलायंस ग्रुप वाले। ये एक मुआहदा इस तरह का था रफाल का, इस मुआहदे के तहत दसॉल्ट एविएशन फ्रांस की और एक जो कंपनी है वो भारत की होनी थी, और भारत के अंदर इसका यूनिट लगना था और इसकी बहुत सारे पुर्जे भारत में तैयार होने थे ताकि भारत के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट हो और भारत को इसका फ़ायदा हो, ज़्यादा पैसा फ्रांस में ना जाए। तो इसके ऊपर जब तय पाया तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने सिर्फ एक ही बंदा उनको दिया, या एक ही कंपनी उनको दी, जिसका नाम है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, और ये इनको सिर्फ ऑफसेट पार्टनर के तौर पे दिया गया। अब ये जानबूझकर किया गया है, और इस बात के ऊपर जो फ्रांस के साबिक वज़ीर आज़म हैं फ्रांसो होलांद, उन्होंने भी इस पे कहा कि जी बिल्कुल भारत ने हमारे साथ ये किया था और ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो मोदी बहुत मुश्किल में फंस गए हैं अपने रफाल तैयारों को लेकर, और अपोजिशन अब उनके सर पे बैठ गई है कि जनाब इंक्वायरी करवाएं, सवालों के जवाब दें, ये सस्ते तैयारे आपने महंगे क्यों लिए, और भारत में आपको ये रिलायंस ग्रुप के अलावा यानी मुकेश अंबानी के अलावा कोई और क्यों नहीं मिला, आपने इसको ओपन क्यों नहीं किया, जानबूझ के आपने उनको फ़ायदा दिया है अरबों डॉलर का। तो ये है जी भारत के अंदर से एक और उनके लिए पैदा हो जाने वाली मुसीबत। अब आइए तीसरी खबर की जानिब। जैसे ही अमेरिका खाली कर रहा है अफगानिस्तान को, भारत बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग रहा है। भारत ने अपने सैकड़ों इंटेलिजेंस के लोग अफगानिस्तान से उठाए हैं और उनको न्यू दिल्ली पहुँचा दिया है। मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि 3 तो फ्लाइटें 24 घंटे के अंदर चली हैं, जिनमें बगराम एयरबेस से बहुत बड़ी तादाद में भारतीयों ने अपने बंदे उठाए और सैकड़ों की तादाद में उनको पहुंचाया न्यू दिल्ली में। हो क्या रहा है? हुआ ये है कि भारत के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको बचाने के लिए अब अमेरिकन वहाँ पे मौजूद हैं। ना आने वाले दिनों में अमेरिकन की एयरफोर्स मौजूद होगी, और ना आने वाले दिनों में अमेरिका के जदीद हथियार मौजूद होंगे। और क्योंकि भारतीय अमेरिकन के आसपास रहते थे, लिहाजा जब अमेरिकन पर हमला नहीं हो रहा था तो भारतीय भी महफूज थे। अब अमेरिकन के जाने के बाद भारतीय अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। भारतीय इंटेलिजेंस ने उनको ये रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान आपको अफगानिस्तान में बहुत बुरी तरह कुट लगाने वाला है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज अमेरिका के निकलने के बाद भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज को बहुत बुरी तरह टारगेट करेंगी अफगानिस्तान में, लिहाजा यहां से वक्त से पहले निकल दिया जाए। वो इसलिए कि अफगान तालिबान बहुत तेज़ी से इलाके फतह कर रहे हैं। वो रोज़ाना चंद नए शहर फतह कर लेते हैं, चंद नए इलाकों का घेरा डाल लेते हैं, चंद नई दिफाई पोजीशंस पे कब्जा कर लेते हैं, हत्ता कि यहाँ तक कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स तक आए, यानी जो डेवरन लाइन है, यानी वो इलाके जहाँ पे बाढ़ लगी है वहाँ तक आए। और तालिबान ने जब उसका कंट्रोल लिया तो जो अफगान फौजी वहाँ पे मौजूद थे वो दौड़ के पाकिस्तान आ गए। इससे पहले ताजिकिस्तान भी चले गए थे।
तो अफगान फौजी जान बचाने के लिए दूसरे मुल्कों में घुस रहे हैं और तालिबान उनकी चेक पोस्टों पे और उनके इलाकों पे, चोटियों पे, हर जगह पे कब्जा लगातार करते चले जा रहे हैं, उनको फतह मिल रही है। भारत को क्योंकि तालिबान ने घास नहीं डाली, बातचीत भी नहीं की और उनके साथ बातचीत पसंद भी नहीं की, लिहाजा भारत के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान में। अब भारत जो गंदा खेल खेल रहा था पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में बैठकर और पाकिस्तान को लगातार नुकसान दे रहा था, अब वो ये नहीं कर पाएगा। वो इसलिए नहीं कर पाएगा कि अब उसकी अमली हैसियत ख़त्म हो गई है अफगानिस्तान में, वो वहाँ पे फिजिकली मौजूद नहीं रह सकता और उनके लिए काम करने वाले लोग भाग रहे हैं, तितर बितर हो गए हैं, वहाँ मौजूद हैं अब तालिबान उन इलाकों में और वो लगातार कंट्रोल करते जा रहे हैं। लिहाजा अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भारत इबरतनाक शिकस्त, देखिए अमेरिका की शिकस्त तो बहुत बड़ी है, लेकिन भारत भी इस खित्ते में एक इबरतनाक शिकस्त दो चार हुआ है और अब पाकिस्तान के डर से और अफगानिस्तान में जिनको नुकसान पहुंचाता रहा उन सब के डर से वो दुम दबाकर भाग रहा है। ये 3 बड़ी खबरें थी अब तक के लिए इतनी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।